Dear students, today we are going to discuss one more important topic of history textbook for class 10th. As we are discussing chapter first, Rise of Nationalism in Europe. So today's topic is the strange case of Britain. Clear? It is the strange case of Britain, or you may say the unification of Britain. How Britain got united. Clear? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम ब्रिटेन एज जैसा आप सुन भी रहे हैं या देख भी रहे हैं कि यू ऑफन हियर ग्रेट ब्रिटेन, यू ऑफन हियर यूनाइटेड किंगडम, यू ऑफन हियर ब्रिटेन, यू ऑफन हियर ब्रिटिश इजलिस. तो ये क्या है. क्लियर? तो इन नामों के बारे में हम जान लेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन है क्या, यूनाइटेड किंगडम है क्या, ब्रिटिश इजलिस है क्या, ब्रिटेन है क्या, इंग्लैंड है क्या. क्लियर? तो इन चीज़ों के बारे में हम यानी इन नामों के बारे में हम इस वीडियो में देख लेंगे. क्लियर? तो ये टॉपिक सुनने के बाद द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. क्लियर? हाउ ब्रिटेन गॉट यूनाइटेड, हाउ ब्रिटेन बिकेम ए नेशन स्टेट. क्लियर? तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको ब्रिटेन की ज्योग्राफी बता दूंगा. यहाँ पे एक मैप दिया है, ये है, ये दिस वन. अगर आप देख रहे हैं ये यहाँ से, जहाँ से मैं पेन घुमा रहा हूँ, यहाँ से ये यहाँ, ये. पहले हम इसको देख लेंगे. सुनो बेटा, ये क्या है? ये है ब्रिटेन, चूंकि एक आइलैंड कंट्री है. क्लियर? तो यहाँ पे है क्या? ये है इंग्लैंड, यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे वेल्स है, ये ग्रेट ब्रिटेन, दिस इज स्कॉटलैंड. क्लियर? दिस इज आयरलैंड. क्लियर? अब आपको क्या देखना है इसमें, अब आपको ये पूरी आइलैंड कंट्री है. क्लियर? तो यहाँ पे ये आयरलैंड जो है, क्लियर, तो आयरलैंड का ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसके दो पार्ट्स है आयरलैंड के. ये वाला हिस्सा, ये जो यहाँ से मैं ऐसे देख रहा हूँ. क्लियर? तो दिस वेरी पार्ट इज नॉर्दर्न आयरलैंड. ये जो इससे ये वाला हिस्सा, दिस इज रिपब्लिकन आयरलैंड. क्लियर? रिपब्लिकन आयरलैंड. ये दो चीजें आपको याद रखना है. यानी आयरलैंड जो है इसके दो पार्ट्स है. ये दिस इज ऊपर वाला हिस्सा जो है इट इज नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जो नीचे वाला हिस्सा इट इज रिपब्लिकन आयरलैंड. क्लियर? ये यहाँ से स्कॉटलैंड है, ये यहाँ से इंग्लैंड है, ये यहाँ से वेल्स है. क्लियर? तो ये मैप दिया है आपकी बुक में, तो आप मैप देख के आप ब्रिटेन का केस, आप ब्रिटेन की ज्योग्राफी देख सकते हैं. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. सुनो, इंग्लैंड प्लस वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स मिला के ब्रिटेन बनाते हैं. ब्रिटेन, इंग्लैंड प्लस वेल्स. क्लियर? ये ब्रिटेन बनाते हैं. इंग्लैंड प्लस वेल्स यानी आरबी में से ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड, ये बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन. क्लियर? यानी इंग्लैंड प्लस वेल्स बनाते हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड प्लस वेल्स हम कहेंगे ऐसे भी, ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड ये बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, ये बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम. क्लियर? यूनाइटेड किंगडम. अब क्या है, फोर्थ पॉइंट, वो है इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड. आयरलैंड में दोनों, जो मैंने आपको अभी मैप पे बताया, आयरलैंड के दो पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिकन आयरलैंड. अब वो हम आगे भी जान लेंगे कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है. ये इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, यहाँ तक हो गया. इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न, ये बनाते हैं ग्रेट यूनाइटेड किंगडम. अब यहाँ पे इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड, ये जो आयरलैंड यहाँ पे है उसमें पूरा आयरलैंड आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है और रिपब्लिकन आयरलैंड भी आता है. ये बनाते हैं ब्रिटिश इजलिस. क्लियर? अब आपको ये अब आपने ये जान लिया है कि ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग ब्रिटेन. क्लियर? रिगार्डिंग दिस आइलैंड कंट्री. तो अब हम टॉपिक पे आएंगे. ब्रिटेन वाज फॉर्मड आउट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस एंड नॉट बाय सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन. जो ब्रिटेन है ये नेशन स्टेट बनी. क्लियर? उसकी यूनिफिकेशन हो गई, यानी नॉट बाय रेवोल्यूशन और बाय अपहीवल, यानी वहाँ पे कोई रेवोल्यूशन नहीं आया, वहाँ पे कोई मतलब ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुई जिस तरीके से डिस्टर्बेंस हमने देखा है इटली या जर्मनी में हुई.
तो इटली या इटली की यूनिफिकेशन हमने पढ़ी, जर्मनी की यूनिफिकेशन हमने पढ़ी, तो वो रेवोल्यूशन के दौरान हुई, वो रिवोल्ट्स के थ्रू हुई। क्लियर। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इट वाज ए ग्रेजुअल मतलब इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये ग्रेजुअल इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है। क्लियर। यानी इट वाज ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। वहाँ पे कुछ इवोल्यूशन हुई, वहाँ पे कुछ नेगोशिएशंस हुई, वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन हुए, वहाँ पे कुछ एक्ट्स पास हुए, तो उनके दौरान ये यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हुई। क्लियर। तो अब हम क्या देख लेंगे, पहले हम इसकी कंपोजिशन देख लेंगे। इट वाज इनहेबिटेड बाय वेरियस इथनिक एंड कल्चरल ग्रुप्स, यानी चूंकि हमने अभी ब्रिटेन का पढ़ा है, उसमें स्कॉटलैंड का हिस्सा भी आता था, उसमें मतलब आयरलैंड का हिस्सा भी आता है, उसमें वेल्स का हिस्सा भी आता है, उसमें इंग्लैंड का हिस्सा भी आता है। क्लियर। तो ये क्या है, मतलब इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस फ्री आइलैंड कंट्री माने वेयर लिविंग डाइवर्स पीपल, वहाँ पे अलग किस्म के लोग रहते हैं जो इथनिकली डिफरेंट थे, जो कल्चरली डिफरेंट थे। क्लियर। जैसे उसमें इंग्लैंड आता है, जो इंग्लैंड में लोग रहते थे, मतलब उनका कल्चर डिफरेंट था, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, उनकी इथनिसिटी डिफरेंट थी। वेलिश लोगों की मतलब जो वेल्स में रहते थे, वो उनका कल्चर अलग था, उनकी इथनिसिटी अलग थी। स्कॉटलैंड की उनकी इथनिसिटी अलग थी, उनका कल्चर अलग था। एंड आयरलैंड, उसमें आयरलैंड भी आता है, तो उनका कल्चर और उनकी इथनिसिटी अलग है। क्लियर। तो दैट इज वाई इट वाज इनहेबिटेड बाय वेरियस इथनिक एंड कल्चरल ग्रुप्स। क्लियर। तो इसमें बहुत सारे इथनिक एंड कल्चरल ग्रुप्स आते थे। क्लियर। इंग्लैंड आता था, वेल्स आता था, स्कॉटलैंड आता था, या आयरलैंड आता था। अब क्या हुआ कि ये जो इंग्लैंड है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि हम ये भी जानते हैं कि पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही आता है, तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन बिकेम ए रिच एंड पावरफुल कंट्री। ब्रिटेन बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल कंट्री बनी। तो जब उसके पास पावर आया, जब उसके पास मनी आई, तो अब वहाँ पे हुआ क्या कि इन 1688 में हुआ क्या, द इंग्लिश पार्लियामेंट सीजर पावर फ्रॉम द मोनार्की। क्योंकि वहाँ पे भी 1688 से पहले वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी। अब इंग्लिश पार्लियामेंट, जब वहाँ पे इंग्लिश मतलब हम देख रहे हैं कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट जब उसके पास पावर आया, तो जब उसके पास मतलब जब वो रिच बना यानी इंग्लैंड, तो अब उन्होंने क्या काम किया, 1688 में वहाँ पे मतलब जो पार्लियामेंट था वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब मोनार्क, एब्सोल्यूट मोनार्क से पावर छीन लिया। They snatched the power from the absolute monarch, and that very absolute monarch was made as constitutional monarch. तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फ्रेम हुई, वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई। क्लियर। तो दिस इज नोन एज 1688, इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। क्लियर। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो ये इंग्लैंड था, मतलब अब एक एक्ट साइन होता है उसके बाद में कि अब मतलब एक एक्ट साइन होता है किसके बाद में, बाय द एक्ट ऑफ यूनियन। क्योंकि इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश जो इंग्लैंड है वो अब मतलब वो सेंटर बन रहा है वहाँ पे, तो अब बाय द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 यानी एक एक्ट साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। क्लियर। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में 1707 में। तो जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड और वेल्स के साथ जब स्कॉटलैंड को जोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या बनता है, विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो वही ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, तो दे फॉर्म ग्रेट ब्रिटेन। तो ये तीन यूनियंस मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे है कि ये एक्ट साइन होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, तो विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर। तो अब जब ग्रेट ब्रिटेन बनता है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। ये जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स है क्या, दीज आर टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्योंकि क्रिश्चियनिटी के दो ब्रांचेस है। जैसे कैथोलिक्स ये मतलब ओरिजिनल, हम कहेंगे ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स हैं। जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, दीज आर एक्चुअली द फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, बट दे ट्राई टू अपोज दीज वेरी रोमन कैथोलिक्स। वो मतलब हमेशा रोमन कैथोलिक्स को अपोज करते थे। क्लियर। दीज आर टू डिफरेंट ब्रांचेस, ये टू डिफरेंट सेक्ट्स है क्रिश्चियनिटी में। जैसे आपने देखा होगा बुद्धिज्म, अगर आपको याद होगा, तो उसमें दो सेक्ट्स है, महायाना एंड हिनायाना। क्लियर। सिमिलर इज द केस। अब होता क्या, क्योंकि स्कॉटलैंड में ज्यादा हम देख रहे हैं कैथोलिक्स रहते थे। क्लियर। अब जो इंग्लैंड में ज्यादातर प्रोटेस्टेंट्स रहते थे। क्लियर। यानी स्कॉटलैंड में ज्यादातर कैथोलिक्स रहते थे और इंग्लैंड में ज्यादातर प्रोटेस्टेंट्स रहते थे।
क्लियर। अब इंग्लैंड ने क्या काम किया, इंग्लैंड मतलब वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, क्लियर। तो उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, जो जब मतलब ब्रिटिश आइडेंटिटी मतलब जो स्कॉटलैंड के लोग जो थे, तो अब उन्होंने जो उनका मतलब कल्चर डिफरेंट था, जो उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे थे, वो धीरे 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 सप्रेस होने लगे एट द हैंड्स ऑफ इंग्लिश, क्लियर। तो अब कैथोलिक लोग थे जो उस मतलब स्कॉटलैंड में रहते थे, स्कॉटलैंड के हाई लैंड्स में रहते थे, तो दे सफर्ड टेरिबल सप्रेशन, टेरिबल मतलब रेप्रेशन एट द हैंड्स ऑफ इंग्लिश पीपल। वो इंग्लिश लोगों के, इंग्लैंड के लोगों के अंडर बहुत ज़्यादा सप्रेस हुए। तो अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सप्रेस हुए। जो स्कॉटिश लोग थे, जो स्कॉटलैंड के लोग थे, दे वर मतलब फॉरबिडन टू स्पीक देयर लैंग्वेज, चूँकि उनकी एक लैंग्वेज होती थी मतलब गैलिक लैंग्वेज, क्लियर। उनको अलाउ नहीं किया गया कि आप उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकोगे, क्लियर। और उनको मतलब रोक के रखा गया है टू वियर देयर नेशनल ड्रेस, वो अपने नेशनल ड्रेस भी पहन नहीं सकते थे, क्लियर। और मतलब ऐसा भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मतलब स्कॉटिश लोगों को अपने मतलब स्कॉटलैंड कंट्री से बाहर निकाल दिया गया है, क्लियर। तो सच मतलब टेरिबल रेप्रेशन दे फेस्ड एट द हैंड्स ऑफ इंग्लिश पीपल, क्लियर। तो जब इनके बीच में एग्रीमेंट साइन होता है 1707, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन बना। अब हम देखेंगे कि आयरलैंड, जो आयरलैंड था, कि हाउ दैट वेरी आयरलैंड गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद मतलब ग्रेट ब्रिटेन, वो आयरलैंड किस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन के साथ जोड़ दिया गया, क्लियर। तो हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन सपोर्टेड और हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड। अब है क्या, क्योंकि जो आयरलैंड था, आयरलैंड में जब आयरलैंड, पूरे आयरलैंड, रिपब्लिकन आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करते हैं, तो उस आयरलैंड में ज़्यादातर कैथोलिक्स रहते थे। लेकिन जब हम पार्ट्स की बात करते हैं, नॉर्दर्न पार्ट और मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड और रिपब्लिकन आयरलैंड, तो अब है क्या कि रिपब्लिकन आयरलैंड में ज़्यादातर कैथोलिक्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में ज़्यादातर मतलब ज़्यादा प्रोटेस्टेंट्स रहते थे। अब वहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ से हमने अभी भी देखा कि इंग्लैंड में ज़्यादातर कैथोलिक्स रहते थे, प्रोटेस्टेंट्स रहते थे इंग्लैंड में, तो उन इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट्स ने नॉर्दर्न आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया, क्लियर। तो दे सपोर्टेड मतलब द इंग्लिश, जो ब्रिटेन था, हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्ज कैथोलिक कंट्री, क्योंकि वो लार्ज, उसमें ज़्यादातर, अगर पूरे आयरलैंड की बात करें तो ज़्यादातर वहाँ पे कैथोलिक्स थे। तो अब ब्रिटेन ने क्या काम, ब्रिटेन सपोर्टेड और हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड, क्लियर, यानी नॉर्दर्न आयरलैंड है, तो एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री, क्योंकि आयरलैंड तो उसमें ज़्यादातर कैथोलिक्स रहते थे। तो आप उस बहुत बड़ी कैथोलिक कंट्री को मतलब ब्रिटिश के साथ जोड़ देना। अब उन्होंने क्या काम किया कि ब्रिटिश, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्टेंट्स हैं, उन प्रोटेस्टेंट्स ने नॉर्दर्न आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया, क्लियर। तो क्या किस, क्योंकि ब्रिटिश यही चाहता, इंग्लैंड यही चाहता था कि नॉर्दर्न पार्ट वाला हिस्सा जो था ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ जोड़ दिया जाएगा, क्लियर। तो अब वहाँ पे क्या होता है, रिवोल्ट वाज लेड बाय वोल्फी टोन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन इन 1798 अगेंस्ट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड टू ग्रेट ब्रिटेन, क्लियर। अब होता क्या है वहाँ पे, क्योंकि अब उस नॉर्दर्न आयरलैंड को ब्रिटिश के साथ न जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे एक रिवोल्ट स्टार्ट होती है वोल्फी टोनी के द्वारा, क्लियर। वोल्फी टोनी जो एक कैथोलिक था, उसने वहाँ पे एक रिवोल्ट स्टार्ट किया 1798 में, कि वो यही चाहता था कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड का जो हिस्सा है, यानी आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट वाला जो हिस्सा है वो ब्रिटिश के साथ जोड़ नहीं दिया जाएगा, क्लियर। लेकिन वो रिवोल्ट वहाँ पे फेल होती है, द रिवोल्ट गॉट फेल्ड, वो रिवोल्ट वहाँ पे फेल हो जाते हैं। फिर फाइनली क्या होता है, अब आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के साथ बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है 1801 में, तो उससे क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम, क्लियर। तो यूनाइटेड किंगडम गॉट फ्रेम्ड विद आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में हमने अभी देखा उसमें इंग्लैंड आता था, वेल्स आता था और स्कॉटलैंड आता था। अब इन तीनों कंट्रीज ने, इन तीनों स्टेट्स ने फिर आयरलैंड को भी, आयरलैंड का कौन सा हिस्सा, नॉर्दर्न आयरलैंड को अपने साथ जोड़ दिया, तो विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन 1801। तो अब आयरलैंड यानी आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट अब ग्रेट ब्रिटेन के साथ जोड़ दिया गया, तो उससे क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक नेशन स्टेट तो बन गई, कि a nation state was made through the
प्रोपेगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, अब वहाँ पे इंग्लिश कल्चर ही डोमिनेंट है। क्लियर। अब ये नेशन स्टेट बनी, लेकिन वो अब एक कंप्लीट नेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि उसमें हम डाइवर्स किस्म के लोग देखते हैं जिनकी कोई कल्चरल आइडेंटिटी है ही नहीं, जिनकी कोई कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है ही नहीं। अब उन लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने के लिए, यानी एक आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए इंग्लिश कल्चर ने क्या काम किया, टू डेवलप द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। यानी अब उन लोगों में कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस या सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए अब ब्रिटिश ने, चूंकि ब्रिटिश इंग्लिश कल्चर जो वहाँ पे डोमिनेंट कल्चर था, बाकी कल्चर उसके सबऑर्डिनेट थे, तो उन्होंने इंग्लिश कल्चर ने क्या काम किया, द इंग्लिश यूज द सिंबल्स, उन्होंने अब सिंबल्स यूज किए, जिन सिंबल्स के थ्रू वो डिफरेंट डाइवर्स किस्म के लोगों को यूनाइट करके रखेंगे। क्लियर। तो अब उन्होंने कौन कौन के सिंबल्स का यूज किया, यानी ब्रिटिश फ्लैग का यूज किया, जिसको यूनियन जैक भी कहते हैं। क्लियर। यूनियन जैक जो आज का मतलब ब्रिटिश फ्लैग है जिसे आप देख रहे हैं। क्लियर। द नेशनल एंथम, उन्होंने अपना नेशनल एंथम डिवाइस किया, जिसमें जो नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग। क्लियर। और इंग्लिश लैंग्वेज यूज की। तो बाकी जो वहाँ पे मतलब लैंग्वेजेस थी उनको सबऑर्डिनेट रखा गया वहाँ पे। क्लियर। तो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम दे व्हेन मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना कल्चर भी खो दिया, अपनी आइडेंटिटी भी खो ली बाकी लोगों की, तो वहाँ पे ज़्यादा कल्चर इंग्लिश कल्चर ही डोमिनेंट रहा उसके बाद में। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो ब्रिटेन था ये एक नेशन स्टेट डेवलप हुई, तो इस तरीके से जो ब्रिटेन था ये एक यूनाइटेड कंट्री बन के उसकी यूनिफिकेशन हो गई। क्लियर। आई होप दैट यू हैव गॉट द वीडियो। थैंक यू।